नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत डॉक्टर पुनीत राय द्वारा लिखित पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी से भाषा विज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित तथ्यों को जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में संयुक्त व्यंजन हैं, कितने हैं? 4 हैं। और कौन कौन से हैं? तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर छ, त्र, ज्ञ और स्रा। बात करें सा की तो आधा का और श, खटी सा मिलकर के होता है छ। आधा ता और रा मिलकर के होता है त्र। आधा ज और या मिलकर के होता है ज्ञ। और आधा सा और रा मिलकर होता है श्र। तो ये ध्यान में रखिएगा। हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन है। अब हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो बताएं कि हिंदी में अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 है। और कौन कौन है? या, रा, ला, वा। यारों में लब होता है तो वो अंतस्थ होते हैं। आपके अंतस्थ कौन है जिससे आप लब करते हैं? तो यारों में लब है और यार अंतस्थ होते हैं। यारा, ला, वा ध्यान में रखिएगा। हिंदी में उस व्यंजन कितने हैं? तो उसमें है 4। कौन कौन से हैं? तीनों सा, ये ध्यान में रखिएगा। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, है ना, ये बिल्कुल। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये तालब्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत है। तमुद, तालब्य, मूर्धन्य और दंत तीनों सा और हा, तीनों साधु उसमें होते हैं। मैंने आपको एक क्लू बताया था ना कि जो साधु लोग होते हैं बड़े जल्दी उसमें हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और तुरंत शराब दे देते हैं। तो तीनों साधु, तीनों सा, ठीक है। चलिए, उसमें है। हिंदी व्यंजनों में अर्धस्वर या और वा जो है अर्धस्वर होते हैं, क्योंकि आ और ई मिलकर के या और आ उ वा मिलकर के वा हो जाते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। कभी कोई परीक्षा प्रश्न पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धस्वर है, ठीक है। आगे बता रहे कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं ना कहीं अवरोध होता है वे व्यंजन कहलाती है। और वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कहीं ना कहीं अवरोध ना उत्पन्न होता है, स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से जिनका उच्चारण होता है, उसे स्वर कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में बात करते हैं स्वर की संख्या तो बिल्कुल 11 होती है, आ से लेकर के ए और अव तक। अंग और आह की बात करते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, दोनों आयोग वाह हैं। व्यंजन में का अंगा, चा चा इया, टा ता तना, पा मा, यारा लावा और सा सा हा। तो ये ध्यान में रखेंगे। इनकी संख्या है 33, ये ध्यान में रख लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन अभी आपने देखा 4 है ना, छात्रा, ज्ञा, अवसरा। अनुसार और विसर्ग ये दोनों आयोग वाह हैं। आयोग वाह इसलिए हैं कि इनका योग ना होने पर भी इसका वाह कर लिया जाता है स्वर के साथ, इसलिए इसको आयोग वाह कहते हैं। दूसरी बात है कि इसका आ के साथ ही योग होता है, इसलिए आयोग वाह कहते हैं। तीसरा, कुछ विद्वानों का मानना है कि आ में आ और मा अम है और अह में आ और हा है अ है। तो इसमें एक स्वर और एक व्यंजन दोनों मिलने के कारण इसका आयोग है। तो ये ध्यान में आपको रखना होगा, है ना। द्विगुण व्यंजन ड और ढ, ये ध्यान में रख लीजिएगा। हिंदी में मूलतः हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं और एक लह भी आ गया है। तो अब हिंदी में जो मूलतः हो गए ना, हिंदी में जो वर्ण हो गए वो 53 हो गए हैं, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो हिंदी में अब 53 वर्ण हो गए हैं। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल। अब पंक्ति किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। तो निज भाषा उन्नति कौन कर सकता है? जो भारत में रहता है वही कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। ध्वनि गुण में मात्रा, स्वर, आघात, वृत्ति, संगम या संधि और द्वितीय है ना। अब प्रमुख ध्वनि नियम क्या है? जिनमें एक क्रम नियम है, 1822 ईस्वी का नियम है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा देख रहे हैं ग्रामसन का नियम, तीसरा बर्नर का नियम है, चौथा तालब और 5वां मूर्धन्य नियम है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। अब मूर्धन्य नियम का प्रथम परिचय मिलता है। अब मूर्धन्य नियम का प्रथम परिचय कहाँ मिलता है? पाणिनि कृति अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी में, पा से पाणिनि, पा से प्रथम, पा से परिचय किसका? मूर्धन्य का, पाणिनि की अष्टाध्यायी में है, ध्यान में रखना होगा। आधुनिक युग में मूर्धन्य नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रोफेसर पाट एवं प्रोफेसर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, फुर्तुनातोव ने, तो फुर्तुनातोव और प्रोफेसर पाट ने, तो ध्यान में रखिएगा पा और फा ने। आधुनिक में मूर्धन्य नियम पा और फा ने, पा से पाट और फा से फॉर्तुनो,
ये ध्यान में रख लीजिए। फोर्तुना तोने, ठीक है। चलिए, मूर्धन्य नियम का संबंध किस भाषा की ध्वनियों से है? तो मूर्धन्य नियमों का जो संबंध है वो संस्कृत भाषा से है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए, तालब नियम के प्रणेता कौन है? तो तालब नियम के प्रणेता हैं विल्हेलम थॉमसन, जोहानसन स्मिथ और कालिसत्य। तो ये ध्यान में आपको रखना होगा, है ना। वर्नर, जिन्हें आप कहते हैं फेरनर नियम के अपवाद का समाधान क्या है? तो मिथ्या सादृश्य जो है ये इसका समाधान है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। ग्रिम ने अपना ध्वनि नियम का प्रतिपादित किया, तो ग्रिम ने अपना ध्वनि नियम 1822 में प्रतिपादित किया था, ये भी ध्यान में रखना होगा। और ग्रिम के ध्वनि नियम को ग्रिम नियम की संज्ञा किसने दी? तो ग्रिम के ध्वनि नियम को ग्रिम नियम संज्ञा मार्क्स मूलर ने दी थी। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि ग्रिम के ध्वनि नियम को ग्रिम नियम की संज्ञा मैक्स मूलर ने दी थी, ये ध्यान में रखिएगा। और ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो भारूपी एवं जो जर्मनिक शाखा की ध्वनियों से। ग्रिम नियम जो है एक तो भारूपी और जर्मनिक शाखा की ध्वनियों से इसका संबंध है। और ग्रिम के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय ध्वनि परिवर्तन कब हुआ? तो प्रथम आप कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में, यानी कि 6वीं और 3री सदी ईस्वी के मध्य में हुआ था। 7वीं का बात करते हैं तो 7वीं ईस्वी के लगभग, दूसरा जो है 7वीं ईस्वी के लगभग मानते हैं, इस ध्यान में रख लीजिएगा। ग्रिम के द्वितीय यानी कि ध्वनि परिवर्तन नियम का संबंध क्या है? निम्न जर्मन एवं उच्च जर्मन से है, ये ध्यान में रखिएगा। और ग्रिम नियम के अपवादों का समाधान किसने प्रस्तुत किया था? तो हेमार ने, ग्रामसन ने किया था, ये ध्यान में रखिएगा। मान स्वर की कल्पना किसने की? तो मान स्वर की कल्पना 1953 ईस्वी में डेनियल जोन्स ने किया था, तो ये ध्यान में रखिएगा। मान स्वर की कल्पना डेनियल जोन्स ने 1953 ईस्वी में किया। और मान स्वर कितने हैं? तो मान स्वर की संख्या 8 है और गौण स्वर की संख्या 7 है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। मान स्वर 8 और गौण स्वर 7 है। हो सकता है किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए, तो बड़ा छोटा सा तत्व है, लेकिन कभी कभी ये भारी पड़ जाता है, ठीक है। अग्र समृद्ध बड़ी ई है और अग्र अर्ध समृद्ध ये है और अग्र अर्ध विवृत्त है ए। अग्र विवृत्त आ और पश विवृत्त आ, पश अर्ध विवृत्त आ और पश अर्ध समृद्ध ओ और पश समृद्ध है बड़ा ओ, तो ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो मित्रों बिल्कुल ध्वनि है, ये ध्यान में रखिएगा। भाषा की सबसे छोटी आप कह सकते हैं मौखिक इकाई ध्वनि है, उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। और वैसे अगर भाषा की इकाई पूछा जाए सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ध्यान में रखिएगा। लिखित पूछा जाए तो भी आपको वर्ण लगाना है, लेकिन अगर मौखिक इकाई पूछ लिया जाए या उच्चारण की दृष्टि से तो आपको ध्वनि लगाना है, ठीक है। चलिए, सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं, बिल्कुल। अरे आप कह सकते हैं कि ध्वनियों का जो समूह होता है सार्थक होता है, उसको आप शब्द कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और जब शब्द विभक्तियों के योग से वाक्य में प्रयोग होता है तब उसे पद या रूप कहते हैं, है ना। जैसे राम रावण बाण मारा, लेकिन राम ने रावण को बाण मारा, जैसे किसी शब्द के साथ कोई विभक्ति लगा देते हैं, है ना, कोई चिन्ह लगा देते हैं, तो तुरंत वो पद बन जाता है या रूप बन जाता है, ये ध्यान में रखना होगा। कोपेनहेगन संप्रदाय के प्रमुख भाषाशास्त्री कौन है? तो एक विद्वान आप नाम देख सकते हैं यहाँ पर, रामस रास्क और जेस्पर्सन, बिल्कुल रामसराक्स और जेस्पर्सन है, ये ध्यान में रखिएगा। उस संप्रदाय के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक कौन है? बादविन दा कुर्तरने और कुजे फस्की हैं। शेरवा और फुर्त नातक है, ये ध्यान में रखिएगा। और जिनेवा संप्रदाय के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक कौन है? जिनका नाम था सोसूर और चार्ल्स बेबी अल्बर्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। ये सहे से है ना, सहे से। ब्रिटिश संप्रदाय के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक कौन है? स्वीट जॉन्स हैं, एज एलिस हैं, सर आइजैक पिटमैन हैं, जे.आर. फर्थ और M.A.K. हाइलिडे हैं, है ना। प्राय संप्रदाय के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक विलियम मथेस्यूस और ट्रेवेस्काय, है ना। अमेरिकी संप्रदाय के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक की बात करते हैं तो फ्रांज बोआस हैं, ब्लूमफील्ड हैं, केनेथ पाइक हैं, एडवर्ड शपीर हैं, बेंजामिन ली और बेफोर्स हैं, है ना। नोएम चॉम्स्की भी इसी में आते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। लाग और पारोल की अवधारणा किसकी देन है? तो सोसूर की देन है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं?
ससुर माने जाते हैं। और किस भाषा वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम संस्कृत से द्रविड़ भाषाओं का अंतर दिखाया था? तो ये कोई और नहीं है, रामस रास्क ने सबसे पहले संस्कृत से द्रविड़ भाषाओं का अंतर दिखाया था, है ना। और यूरोप में संस्कृत का अध्ययन प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम श्रेय किसे है? तो विलियम जोन्स को है। विलियम जोन्स को संस्कृत का अध्ययन सबसे पहले कौन? विलियम जोन्स ने किया था। कहाँ पर? यूरोप में। ठीक है। एक पुस्तक है हैंडबुक ऑफ अमेरिकन इंडियन लैंग्वेज। तो हैंडबुक ऑफ अमेरिकन इंडियन लैंग्वेज फ्रांज बुआज हैं। और टैग्मी मिक्स नामक एक नए भाषा के विश्लेषण की पद्धति का विकास किसने किया था? तो केनेथ पाइक ने किया था, ये ध्यान में रखिएगा। और वाक्य के संदर्भ में सार्वभौम की बात किसने की थी? तो नोएम चॉम्स्की ने किया था, है ना। आगे है कि हैंडबुक ऑफ फोनेटिक्स के लेखक स्वीट। अब फोनेटिक्स स्वीट होती है, जो फोनेटिक्स होती आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वे स्वीट होती है। तो स्वीट को हेनरी स्वीट से आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है सिस्टेमिक व्याकरण के जनक कौन है? सिस्टेमिक तो M.A.K. हार्डे हैं, ठीक है। रूपवादी किस संप्रदाय के भाषा शास्त्रियों को कहते हैं? तो रूपवादी जो कहा जाता है ना, कोपेनहेगन संप्रदाय को रूपवादी कहते हैं। और द्वैच ग्रामतिक पुस्तक के लेखक ग्रिम हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ग्रिम है। आगे है कि यूरोप में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम विचार कहाँ हुआ था? तो यूरोप में सबसे पहले भाषा विज्ञान के लिए जो विचार हुआ था वो ग्रीस में हुआ था। भाषा विज्ञान की बाइबल कही जाने वाली पुस्तक लैंग्वेज के लेखक कौन है? ये लीजिए, भाषा विज्ञान की बाइबल किससे कहा जाता है? लैंग्वेज को। लेखक कौन है? ब्लूमफील्ड हैं। तो बस ध्यान में रखिएगा, ब्लूमफील्ड की लैंग्वेज भाषा विज्ञान की बाइबल है, ठीक है ना। आगे खंड स्वनिम है, स्वनिम व्यंजन को खंड स्वनिम कहते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। खंडेतर स्वनिम कौन है? जो मात्रा है, अनुनासिकता है, बलाघात है, अनुतान है और संगम है, इसे हम लोग खंडेतर स्वनिम कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त न्यूनतम इकाई पद, भाषा व्याकरण की योग्यता प्राप्त न्यूनतम इकाई पद है। भाषा के पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा के अंग ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ है, ठीक है। चलिए आगे, भाषा के दो आधारभूत तत्व कौन से हैं? ध्वनि एवं अर्थ, है ना। ध्वनि और अर्थ को ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे आप देख रहे हैं कि भाषा की स्वभावगत विशेषताएं मोस्ट है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिएगा। आप परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है ना। यहाँ से प्रश्न तो बिल्कुल आता है और आने की पूरी संभावना है कि भाषा की कौन सी एक विशेषता नहीं है या कौन सी एक विशेषता है। तो देखिए मित्रों, भाषा की पहली विशेषता आप देख सकते हैं कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा परंपरागत वस्तु है, भाषा अर्जित वस्तु है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा होती है और प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक एवं स्वतंत्र होती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। तो देखिए, एक तो सामाजिक, परंपरागत, अर्जित, परिवर्तनशील, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सीमा है, संरचना पृथक एवं स्वतंत्र है और कठिनता से सरलता की ओर, ये ध्यान में रखिएगा, भाषा का विकास होता है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सूत्र है, भाषा का सूत्र है, विशेषता भी है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। भाषा में सामाजिक दृष्टि से स्तर भेद होता है और भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा पैतृक एवं जन्म सिद्ध नहीं होती है, मोस्ट है। भाषा पैतृक एवं जन्म सिद्ध नहीं होती है, भाषा अर्जित है, सामाजिक है ना, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। परंपरागत वस्तु भी है ना, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भाषा की रचनात्मक विशेषताएं क्या हैं कि भाषा मानव मुख से उच्चरित ध्वनि समूह है। भाषा एक व्यवस्था में बद्ध होती है। यादृच्छिकता, रूढ़ता, द्वैतता, क्रमबद्धता, सार्थकता और विशेषीकरण इसकी रचनात्मक विशेषताएं हैं, है ना। अपभ्रंश के प्रवृत्ति रूप में पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? यानी कि अपभ्रंश के जो प्रवृत्ति रूप को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था, है ना। आदिकाल की असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्रकृताभास हिंदी है। कथन किसका है? तो बिल्कुल शुक्ल का है। और देखिए मित्रों, जहाँ पे असंदिग्ध सामग्री हो तो असंदिग्ध सामग्री के रामय मालिक हैं, रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखना होगा। पुरानी हिंदी गुलेरी,
ध्यान में रख लीजिएगा, पुरानी गुलेरी। अपभ्रंश को प्रकृताभास किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रकृताभास कौन कह सकता है? आसंदिग्ध सामग्री रामचंद्र शुक्ल, प्रकृताभास रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे है कि अपभ्रंश साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया? तो 8वीं शताब्दी से, बिल्कुल 8 से। अपभ्रंश आ से 8 है ना, ये ध्यान में रखना होगा। और अपभ्रंश के पहले कभी शंभु, अपभ्रंश का पहला कभी शंभु है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रतिष्ठित अपभ्रंश में देसी बोलियों के मिश्रण से भाषा एवं साहित्य के जिस रूप का विकास हुआ उसे कहते हैं क्या? अवहट्ट कहते हैं। अवहट्ट यानी कि जो प्रतिष्ठित अपभ्रंश है देसी बोलियों के मिश्रण से अवहट्ट हुआ है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो अपभ्रंश का सबसे पहला प्रयोग पतंजल की रचना है महाभाष्य, तो उसी महाभाष्य में अपभ्रंश मिलता है। अपभ्रंश पतंजलि भाष में, अपभ्रंश पतंजलि के भाष में मिला, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रसिद्ध अपभ्रंश साहित्यकार हेमचंद का समय, हेम जब मिलता है ना तो बार बार आप उसको यूज करते हैं। हेम माने बर्फ, बार बार 12वें शब्द में। अपभ्रंश को उड़ा भाषा कौन कह सकता है? तो भैया अपभ्रंश को उड़ा भाषा वही कह सकता है जो किशोरी होती है। किशोरी कहती है उड़ा उड़ा करती है ना, तो उड़ा उड़ा, ध्यान में रखिएगा, उड़ा भाषा किशोरी की। साहित्यिक अवधि में प्राप्त प्रथम ग्रंथ मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1370 ईस्वी में। साहित्यिक अवधि में प्राप्त प्रथम ग्रंथ है मुल्ला दाऊद का चंदायन। मिश्र बंधु के अनुसार ब्रजभाषा की हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किया, ये लीजिए, ब्रजभाषा का प्रयोग किसने किया था? मिश्र बंधुओं ने बताया कि ब्रजभाषा का हिंदी कविता में सबसे पहले प्रयोग करने वाले सारंगधर हैं, जिन्होंने 1350 संवत में ब्रजभाषा का प्रयोग किया, सारंगधर ने। और अवधि का प्रयोग मुल्ला दाऊद के चंदायन में हुआ। ठीक है, किस युग को ब्रजभाषा का स्वर्ण काल कहा गया? तो भैया रीतकाल में जो है ना, रीतकाल को ब्रजभाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। कुछ रचनाएं हैं भूगोल, हस्तामलक, बामा मनोरंजन, विद्याकुर, आलसियों को कोड़ा आदि किसकी गद्य रचनाएं हैं? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के हैं। मैंने बताया था ना, जो राजा होगा स्टार लगा होगा ना तो उसके पास भूगोल का हस्तमलक होगा, और जो राजा होगा स्टार लगा है तो भैया बाबा का मनोरंजन करेगा। विद्याकुर होगा और आलसियों को कोड़ा मारेगा, जिसके ऊपर स्टार लगा होगा, सितारा होगा। सितारा फॉर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए ढूंढाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो जयपुरी का एक अन्य नाम ढूंढाड़ी भी है, ध्यान में रखिएगा। ढूंढाड़ी कहाँ? बोले जयपुरी को, जयपुरी को ढूंढाड़ी, किसको? जयपुरी को। ठीक है, चलिए। कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कविता में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। खड़ी बोली खुसरो ने, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले खुसरो ने किया था। और हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग किसने किया था? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द का सबसे पहले भाषा के रूप में अल-बर्नी ने प्रयोग किया था 11वीं शताब्दी में। इनकी पुस्तक थी किताबुल हिंद, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी। कालचक्र नामक डायरी किसकी है? तो हिंदी नई चाल में ढली भारत में ढली। कब धरी? 1873 में कालचक्र नामक डायरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा और पूछा जाने योग्य प्रश्न है, परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अब देखो ठेठ हिंदी कहाँ? बोले भैया अयोध्या में जाओगे तो आपको ठेठ हिंदी वाले मिलेंगे अयोध्या में। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को ध्यान में रख लीजिएगा। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काशी नागरिक प्रचारक सभा की स्थापना कब हुई? तो हिंदी का प्रचार के लिए काशी नागरिक प्रचारक सभा 1893। कितने? 1893 में काशी नगरी प्रचारक सभा 93 में। कितने? 1893 में, ध्यान में रख लीजिएगा। नागरिक प्रचारक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? इसके संपादक कौन थे? अब 93 में इसकी स्थापना हुई और 96 में जो है काशी नगरी पत्रिका आ गई और इसके जो संपादक थे बेड़ी प्रसाद थे। बेड़ी। हिंदी शब्द किस भाषा से है? तो हिंदी शब्द मूलतः ईरानी सिंधी का ईरानी रूपांतर, जिसका मूल अर्थ होता है भारत का, भारतवासी,
भारत के पदार्थ आदि। संस्कृत खारी कूप जल भाषा बहता नीर, किसकी पंक्ति है? अब देखिए, खारी बात कहने वाला कबीरे हैं। खारी कूप जल बहता नीर बोले कबीर, कबीर को ध्यान में रख लीजिएगा। किन विद्वानों ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी की बोलियों को ही हिंदी की बोलियों एवं विभाषा माना है? तो देखिए, किस वैज्ञानिक ने केवल पश्चिमी हिंदी की बोली को बोली माना है? जॉर्ज गियर्सन, श्याम सुंदर दास, सुनीत। तो भैया जवाब कर लो JSS। JSS ने क्या कहा कि जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं वही हिंदी की बोली एवं विभाषा है। कौन? JSS। जा से जॉर्ज गियर्सन, यस से श्याम सुंदर दास और सुनीत कुमार चटर्जी। जा श्याम सुनीत कर, जा श्याम सुनीत कर, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन जोशुआ केटलर। कौन सा? हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदी का पहला व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर, और कौन? बोले केटलर हैं, जोशुआ केटलर। ठीक है, कब? 1698 में। 1698 में जॉन जोशुआ केटलर हिंदी का प्रथम ग्रामर। हिंदुस्तानी कमेटी का गठन किसके स्थान किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। हिंदुस्तानी कमेटी राजेंद्र प्रसाद, हिंदुस्तानी कमेटी राजेंद्र प्रसाद की। दक्षिणी हिंदी की लिपि कौन सी है? तो दक्षिणी फारसी। दक्षिणी लोग फारसी बोलते हैं, तो दक्षिणी हिंदी की लिपि फारसी है। दक्षिणी हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा का विकृत रूप किस विद्वान ने माना? बोले गियर्सन ने। गियर्सन ने, ध्यान में रखिएगा। दक्षिणी को हिंदुस्तान की सहोदरा भाषा किसने माना? सुनीत कुमार ने माना कि दक्षिणी हिंदुस्तानी की सहोदरी भाषा है, सहोदरा भाषा है। सहोदरा सुनीत कुमार, सहोदरा सुनीत कुमार। हिंदुस्तानी का विकृत रूप गियर्सन ने माना दक्षिणी को। ठीक है, आगे ख्वाजा बंदा नवाज, अब्दुल्ला वजही, निजामी, ग्वासी और बेलूरी आदि हिंदी के किस बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं? तो ये सब ख्वाजा बंदा, वजही, निजामी, गवासी, बेलूरी ये दक्षिणी के थे, और यही दक्षिणी हिंदी है जिसे हिंदुस्तान की सहोदरा कहते हैं, जिसको हिंदुस्तानी की विकृत रूप गियर्सन ने कहा है। ये ध्यान में रखिएगा। बड़ रत्नाकर, अब बड़ अगर आपको मिल जाए तो भैया उसको ज्योति में पढ़ो। ज्योति फार ज्योतिषोर ठाकुर की रचना है। अवहट्ट भाषा से आशय है प्रवृत्ति अपभ्रंश से। अवहट्ट प्रवृत्ति, है ना। आगे है उपनागर, अभीर और ग्राम किस भाषा के भेद हैं? तो अपभ्रंश के भेद हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। और हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी तो भैया भाषा भारोपी भाषा परिवार की परिवार है, परिवार की भाषा है भारोपी, भारत और यूरोपी। रेखता से क्या आशय है? रेखता का आशय है गिरी पड़ी या मिली जुली भाषा। रेखता से तात्पर्य उस मिश्रित हिंदी भाषा से है जिसमें अरबी, फारसी और हिंदी के शब्दों का मिला जुला प्रयोग मिलता है। नागरी लिपि को लोक नागरी नाम देने का श्रेय किससे है? तो वही है लोक नागरी होती है ना, जो क्या करती है? बिनेवा को भावे। किसने लोक नागरी दिया? नागरी, लोक नागरी बिनेवा भावे। नागरी जो है लोक नागरी बिनेवा को भावे, है ना। और नंद नागरी क्या है? तो नागरी लिपि की एक विशेष शैली है जिसका प्रयोग भारत के दक्षिणी प्रांतों में मुख्यतः संस्कृत लिखने के लिए 8वीं-9वीं शताब्दी में होता था। उसे नंद नागरी कहते थे। नंद नागरी क्या है? नागरी की एक विशेष शैली जिसका प्रयोग भारत के दक्षिणी प्रांतों में संस्कृत लिखने के लिए 8वीं-9वीं शताब्दी में किया जाता था। देवनागरी लिपि का मूल स्रोत क्या है? तो ब्रह्मी लिपि। अब ब्रह्मी लिपि सबसे पहले आई, उसके बाद उत्तर भारत में गुप्त लिपि आई। गुप्त में ब्रह्म लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ। इस गुप्त लिपि से 6वीं शताब्दी में जो है सिद्ध मातृका लिपि का विकास हुआ। कालांतर में इसी से कुटिल लिपि का हुआ, और कुटिल या वक्र के कारण इसे कुटिल लिपि या वक्र क्षर कहते हैं, और इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और देवनागरी लिपि के विकास क्रम, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मा के बाद गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और देव। तो ब्रह्म, गुप्त, कुटिल, देव। ब्रह्म गुप्त हुए और कुटिल देव हुए। तो ब्रह्म गुप्त कुटिल देव,
ब्रह्मगुप्त कौटिल्य देव, बस ऐसे बना लीजिएगा कि ब्रह्मगुप्त BGKD BGKD। नागरी लिपि का मूल अर्थात प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है? तो नागरी लिपि का मूल यानी कि प्राचीनतम रूप अशोक के शिलालेख में मिलता है ना। देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो देवनागरी लिपि का सबसे पहला उल्लेख मिलता है गुजरात के राजा जिनका नाम था जयभट्ट, और जयभट्ट के 7वीं 8वीं में एक शिलालेख था, वहाँ पे मिलता है। नागरी लिपि का उद्भव कब हुआ? तो 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ? 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और किस लिपि को गधे की ओठ वाली लिपि कहते हैं? तो खरोष्ठी। क्यों? खर माने गधा होता है, और खर की ओष्ठ वाली, ओष्ठ के आकार की जो लिपि होगी वही खरोष्ठी लिपि होगी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है खरोष्ठी लिपि। तो गधे की लिपि खरोष्ठी, खर माने गधा, खरोष्ठी, ठीक है। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ? बोले पाणिनि के अष्टाध्यायी में, ठीक है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप किस साहित्य मिलता है? तो अपभ्रंश का सबसे पहले जैन साहित्य मिलता है। अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राह्मण भेद किसने किए? तो अपभ्रंश के नागर, उपनागर, ब्राह्मण भेद मार्कंडेय ने किया था, ध्यान में रख लीजिएगा। और हिंदी भाषा को अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया? अमीर खुसरो ने हिंदवी या हिंदुई नाम दिया, ध्यान में रखिएगा। प्रकृत प्रकाश नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो प्रकृत प्रकाश नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक बरूची। प्राचीन समय में जबान ए हिंदी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था? तो भारत की संपूर्ण भाषाओं के अर्थ में जबान ए हिंदी का प्रयोग होता था। तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेती आह, तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेती आह पंक्ति किस कब की है? तो तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेती आह, आह जायसी, आह भाषा जेती आह जायसी, आह जायसी, है ना। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदुई छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। यह पंक्ति किस लेखक की है? तो मुंशी इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी कहानी में है, इधर में रखिएगा। एक दिन बैठे बैठे क्या हुआ? रानी केतकी कहानी लिखे। कौन लिखे? मुंशी इंसा। तो मुंशी इंसा रानी, इंसा रानी, है ना। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से सबसे विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो बोलने वाले की दृष्टि से देखेंगे हिंदी का 3रा स्थान है, ध्यान में रखिएगा, 3रा स्थान हिंदी का है, ठीक। भाषा का उद्भव कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से। हिंदी भाषा का उद्भव कब से? 1000 ईस्वी से। 1000 ईस्वी को ध्यान में रखिएगा। बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम हिंदी की किस बोली से संबद्ध हैं? तो बंगाल में चंडी, गुजरात में नरसिंह, महाराष्ट्र में तुका, ये सब कहाँ हैं? ब्रज भाषा हैं। किससे थे? ब्रज भाषा थे। आदिकाल का अधिकांश साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आदिकाल का अधिकांश साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुआ है। सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई। इसके संयोजक कौन थे? ये लीजिए, 1935 में जब साहित्य सम्मेलन किया गया इंदौर में, तो महात्मा गांधी उसके सभापति थे, लेकिन इसके संयोजक कौन थे? तो संयोजक काका। आगे पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष जॉन गिल क्राइस्ट, है ना। देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रण की दृष्टि से जो दोष थे उसके निराकरण के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो दोष का निराकरण करना बाल गंगाधर तिलक करना है। दोष का निराकरण तिलक करना है। किसका? मुद्रण का, ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने किस कृति में प्रवृत्ति अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? तो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका में कहा, है ना। किस विद्वान ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा? अवहट्ट बोले भट्ट, अवहट्ट भट्ट। अवहट्ट कौन कहेगा? भोला शंकर व्यास। उत्तर भारत में देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन रूप
या प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रथम उल्लेख कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा जिनका नाम महेंद्रपाल था, 898 ईस्वी की एक दान पत्र में देवनागरी लिपि के अन्य नाम है नागर, देवनागर, लोकनागरी, हिंदी लिपि, इतने नाम मिलते हैं, ध्यान में रखिएगा। सन 1947 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अब इसके अध्यक्ष वही होंगे जो देव के समान होंगे, है ना। देव के समान फर आचार्य नरेंद्र देव को ध्यान में रखिएगा। आगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरी लिपि में सुधार हेतु गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझावों के निर्णय लेने के लिए 1953 में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों तथा विद्वानों की लखनऊ में एक सभा हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे राधा कृष्णन। कौन थे? कृष्णन। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया गया 1983 में। 1983 में देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों में सबसे पहला नाम किसका है? बोले राजा राम मोहन राय। देवनागरी का सबसे पहले प्रचार राजा कौन? जो राम को मोहन होता है, जो मोहने वाला होता है, सबसे पहले भाषा का प्रचार वही करेगा, तो राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती ने अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यप्रकाश किस भाषा तथा लिपि में लिखा? तो हिंदी भाषा देवनागरी, हिंदी भाषा देवनागरी सत्यप्रकाश, है ना। राजा राम मोहन राय ने अपने किस पत्र के माध्यम से हिंदी तथा देवनागरी लिपि का प्रचार किया? तो दूत किसके होते हैं? राजा के। दूत बंगदूत, दूत बंगदूत और दूत दोनों थे 1829 में, दोनों, है ना। यह पत्र हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और फारसी लिपियों में, तो हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, फारसी, ठीक है, में छपता था। आगे है हिंदीतर भाषाओं की लिपि के रूप में देवनागरी का प्रचार प्रसार करने के लिए किस व्यक्ति ने 1907 में देवनागर नामक मासिक पत्रिका निकाला था? तो उनका नाम था शारदा चरण मिश्र, है ना। 1907 में इन्होंने देवनागर नामक एक मासिक पत्रिका ही निकाल दिया, ठीक है। देवनागरी प्रचार के आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने दी? बाल गंगा ने। देवनागरी को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बाल गंगाधर तिलक, देवनागरी को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में तिलक कर दीजिए, तिलक। देवनागरी तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित सर्वाधिक प्राचीन संस्था है देवनागरी प्रचारी सभा काशी, 1893 ईस्वी में। नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे, कौन कौन थे? ये लीजिए भैया, तो श्याम राम शिव, श्याम राम शिव, आप कह सकते कि राम श्याम शिव, राम से राम नारायण मिश्र, श्याम से श्याम सुंदर दास और शिव से शिव कुमार सिंह, तो राम श्याम शिव, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, हिंदी तथा देवनागरी के प्रचार प्रसार करने वाले प्रमुख व्यक्ति की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय हैं, केशव चंद्र सेन हैं, भूदेव चटर्जी हैं, महात्मा हंसराज हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय और श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, महात्मा गांधी, काका कालेलकर और पुरुषोत्तम दास टंडन हैं, जिन्होंने हिंदी तथा देवनागरी का प्रचार किया है या प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं। और इनके अलावा 13वां नाम देख रहे हैं विनोबा भावे, सादा चरण मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शेठ गोविंद दास और आचार्य नरेंद्र देव हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस अपने समस्त क्रियाकलाप हिंदी में करेगी? तो क्रियाकलाप कांग्रेस कानपुर में, कानपुर अधिवेशन 1925 में, ध्यान में रखिएगा। और हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख संस्थाएं इम्पॉर्टेंट हैं। काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका काशी में 1893 में, है ना, बोले काशी 93 में। अब हिंदी साहित्य सम्मेलन होगा, सम्मेलन प्रयाग में होगा, 10 जन, सम्मेलन में 10 जन, 1910 में। इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन, अब इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन में इकट्ठा हो गए, इकट्ठा 1918 में। गुजरात विद्यापीठ, बोले गुजर गई रात 20 थे, अहमदाबाद में गुजरी रात 20 थे, 20 फरवरी 1920 में हुआ। अब राष्ट्रभाषा का प्रचार अगर आपको करना है वर्धा में, तो वर्धा में करेंगे भैया
तो बुद्धि चाहिए, कैसी? बोले 36। वर्धा में 36 बुद्धि रहेगी तब राष्ट्रभाषा का प्रचार होगा। और हिंदी प्रचार सभा चेन्नई में इकट्ठा हो गई 1/8/1918 में, है ना। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई में 7/2 भैया। अगर दक्षिण भारत चेन्नई में आपको करना है भाषा का प्रचार तो 2/7/1927 में। अब महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा सभा पुणे हो गई, पुणे 45 में, पुणे पा से 45 में 1945 में। और हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद। हिंदी विद्यापीठ देवधर, अब देवधर में विद्यापीठ देवधर में दोनों मिलेंगे, देवधर में दोनों 1929। बम्बई हिंदी विद्यापीठ, तो बम्बई में क्या है? 38 है। अखिल भारतीय हिंदी संस्था 1974 में, तो भैया संस्था कितनी? 74 है। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी में 1938। मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति बंगलौर में, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बंगलौर में। और केरल हिंदी प्रचार सभा त्रिवेंद्रम में। कर्नाटक महिला हिंदी शिविर समिति बंगलौर में। और यहाँ पे देख रहे उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद पुरी में हुई थी। और सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति राजकोट में। नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली, अब नई दिल्ली में 75 में। मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल में। और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना में 1947 में, पटना में 47 में। 1918 में किसकी अध्यक्षता में इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया गया था? तो महात्मा गांधी। 1918 में महात्मा गांधी। 1927 में दक्षिणी भारत प्रचार सभा चेन्नई में 4 शाखाओं में। कहाँ था? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक और हैदराबाद में। तो ध्यान में रखिएगा, केरल, कर्नाटक, तमिल, हैदराबाद, केरल, कर्नाटक, तमिल, हैदराबाद। उर्दू भाषा की लिपि तो उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। मोटे रूप में उर्दू भाषा का साहित्य कब से प्रारंभ हुआ? तो 1700 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और अपभ्रंश को ग्राम भाषा किन आचार्यों ने कहा? तो बागभट्ट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। अपभ्रंश को अभीरों की भाषा दंडी ने कहा है, ये ध्यान में रखिएगा। और संस्कृत के मानक शब्दों को विभिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट, अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश, है ना, की संज्ञा किसने दी? तो संज्ञा देने वाले ब्याडी और पतंजलि हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ब्याडी और पतंजलि। अपभ्रंश साहित्य अधिकांशतः कहाँ रचा गया था? तो पश्चिमी भारत में अपभ्रंश रखा गया। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो त्रिश्वर ठाकुर की जो रचना है बड़ रत्नाकर में हुआ था। सामान्यतः अवहट्ट काल माना जाता है 900 से लेकर के 1100 ईस्वी तक का जो समय है अवहट्ट काल माना जाता है। क, ख, ज, प, ग इन 5 अरबी फारसी ध्वनियों के चिन्हों के नीचे बिंदी लगाने का रिवाज किसने? जिसके पास स्टार रहेगा। स्टार माने सितारे हिंद, स्टार माने सितारे हिंद। हिंदी में अ ध्वनि किस भाषा से ली गई है? तो अ ध्वनि अंग्रेजी से, अंग्रेजी है ना। धर्म पुस्तक नाम से ओल्ड टेस्टामेंट का खड़ी बोली में अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? तो 1826 में हुआ है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। और राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद की गद्य शैली की विशेषता थी, क्या थी? कि अरबी फारसी प्रधान हिंदी थी। राजा लक्ष्मण सिंह की गद्य शैली की विशेषता क्या थी? संस्कृत निष्ठ, राजा संस्कृत निष्ठ से कौन? लक्ष्मण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्राण गद्य लेखक माना है राम प्रसाद निरंजनी को, ध्यान में रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भाष धातु से, संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना, जिसका अर्थ बोलना। अंग्रेजी और हिंदी में पहला द्विभाषिक कंप्यूटर किस नाम से निकाला गया? तो सिद्धार्थ नाम से निकाला गया था। हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। शुद्ध संस्कृत शब्द से जो हिंदी के ज्यों त्यों प्रचलित हैं कहलाते हैं, तो भैया उसको तत्सम कहते हैं। तत् माने उसके समान समान है जो शब्द, अब तत् संस्कृत के लिए तत्सम है। संस्कृत शब्द से उत्पन्न अपेक्षित उसे तद्भव कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये सब आप लोग जान रहे हैं। जिन शब्दों का वाक्यों प्रयोग होने पर उनका रूप बदल जाता है उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। राजभाषा विभाग की स्थापना देखो, राजभाषा विभाग की स्थापना 1976 में। विभाग कितने होते हैं? बोले 76 विभाग हैं। तो राजभाषा विभाग की स्थापना 76 में।
भारत सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की थी? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा। और सन 1955 में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष थे बीजी खरे। राजभाषा आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए एक समिति गठित की थी। इस समिति के अध्यक्ष थे जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत थे। रूढ़ यौगिक एवं किसके भेद हैं? तो शब्द के 3 भेद। रचना के आधार पर रूढ़ यौगिक एवं रूढ़ है। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 5 तत्व, सम, देशत, विदेशत और संकर। रूप या प्रयोग के आधार पर 2 विकारी और अविकारी होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और तुर्की भाषा से हिंदी में आगत शब्द कौन है? देखो तुर्की क्या करता है भाई, तुर्क जब आएगा ना तो उर्दू लेकर आएगा। कालीन लेकर आता है तुर्क, काबू कर लेगा क्योंकि उसके पास क्या है? कालीन है। कैंची लेकर आता है, कुली लेता है जो सामान होता है, कुर्की करा देता है। अगर कोई उसके आसपास फटक गया, चोरी कर ले, कुर्की करा देगा। और चाकू लिया रहता है ना, तो चाकू से काबू में कर करके, है ना। चिक चम्मच और चकमक चेचक, ध्यान में रखिएगा। वो चिक से देखता है, चम्मच से खाता है, चकमक दे देता है, और चेचक उसको कभी नहीं होता। किसको? तुर्की को। अब तुर्की क्या करेगा? तलाश करता है किसकी? तोप की और तोशक की। तब उसको दरोगा मिलता है। दरोगा क्या करता है? उसके बारूद, बहादुरी और बेगम की प्रशंसा करता है। लफंगा, लाश, सराय और सुराग से उससे बड़ी नफरत होती है तुर्की को। तुर्की गलीचे रखता है। तुर्की को सौगात मिलता है बीबी का, बाबा का। कुर्ता पहनता है, मुगल होता है वो, खच्चर रखता है, चोगा, बक्सी पहनता है, तमगा रखता है, तमंचा रखता है। बेग और खातूम, आका और नागा आदि शब्द जो हैं तुर्की भाषा के हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।